मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर होता क्या है? अब मैं आपको ना एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा होता है, मतलब कि एक संचार उत्पन्न करता है। यानी ये ना मस्तिष्क का और मेरे मतलब कहते हैं ना मेरुरज्जु इनके बीच में ना रीढ़ की हड्डी से और मस्तिष्क के बीच में संचार को व्यवस्था मतलब काम करता है ना, वो काम मेरुरज्जु करता है। अब बात करते हैं जो मेरुरज्जु होते हैं, इसके अंदर 36 जोड़ों मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी यानी कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं कि मतलब पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है, आप सभी को पता होगा कि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं। रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है पूरी बॉडी के लिए। यानी पूरी बॉडी के अंदर कहाँ चोट लग रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, स्किन मतलब हमारे शरीर के बाहर स्किन पे क्या हो रहा है, शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जो मतलब कि ना संचार जो करता है, कार्य करता है, तो वो कौन करता है? वो करता है मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आती है मेरुरज्जु। अधिकांश जीव जंतुओं का मतलब कि सबसे मतलब आवश्यक अंग होता है, यानी अधिकांश यानी मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट अंग कौन सा होता है? मेरुरज्जु। क्लियर हो गया? इस लेख में मानव शरीर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? इससे पिछले भाग के अंदर हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था ना, मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को आपस में जोड़ा गया है, यानी जो मस्तिष्क है ना पास मतलब कि कोई भी मैसेज होगा, सिग्नल होगा, वो पहुंचाएगा। तभी तो माइंड ऑर्डर देगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना, हाथ उठाना है, नहीं करना, चलना है, फिरना है। तो इन दोनों का जो होता है ना संबंध होता है, वो बहुत ही स्पेशल होता है। यानी इनका जो मतलब कि एक तरह से पूरी बॉडी पे कंट्रोल करने का काम इनका ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब करते हैं कि मतलब किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि बात की जाए, मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ रहता है। इसके मतलब जो कशेरुक होते हैं, उनके मध्य उपस्थित एक तंत्रिका नाल होती है जो कि इसको सुरक्षित रखती है। मस्तिष्क के समान दृढ़ होती है जो कि मृदुनलिका से घिरा हुआ होता है। मेरुरज्जु के मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है और वो केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु की मोटी दीवार यानी 2 स्तर तरह से होती है। बात की जाए तो किस प्रकार की होती है? ये केंद्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है जो कि लंबी खोखली बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। क्लियर हो गया ना? इनकी संरचना कैसे होती है? ये लंबी होती है। आपको पता है रीढ़ की हड्डी कितनी लंबी होती है? जैसे कि बेलनाकार संरचना सीधी नहीं होती, बेलनाकार होती है, तो मतलब टेढ़ी-मेढ़ी होती है। फिर और मस्तिष्क के नीचे से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक मतलब अंदर तक गुजरती है, यानी मतलब कि काफ़ी बड़ी होती है। क्लियर हो गया? और ये पूरी बॉडी में संचार का काम सँभालती है, यानी कोई भी मैसेज होने आने-जाने में ना आवेग होता है, उनके रास्ता बताने का काम कौन करता है? यही करती है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं इसके मतलब कौन-कौन सी होती है। एक तो होती है भीतरी, एक होती है बाहरी, यानी जो अंदर और बाहर दोनों तरह से कार्य करती है। और दूसरा द्रव में सुरंग और असाधारण के रंग के चारों ओर प्रजातंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। यानी आपने पता चल गया मेरुरज्जु क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। फिर अब आता है मेरुरज्जु के कार्य। तो ये मैंने आपको अभी बताए हैं। जो मेरुरज्जु होता है उसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क के और मेरुरज्जु के बीच में मतलब कि कंट्रोल करना, इनका संचार की व्यवस्था को बनाए रखना और जो कोई भी आवेग आ जा रहा है उनके लिए पथ प्रदान करना यानी रास्ता प्रदान करना। और जो मतलब कि माइंड से मतलब कुछ भी क्रिया या प्रतिक्रिया हुई है उस वो काम भी मेरुरज्जु का ही होता है। क्लियर हो गया? मतलब यही इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है कि मतलब कि जो होता है ना ये क्या रीढ़ की हड्डी और माइंड के बीच में जैसे कंट्रोलेबल बैलेंस को बनाए रखती है, यानी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना प्रकार से। अब आता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। यानी हम कुछ भी सोच रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो सब तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन-से कौन से होते हैं? एक आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक आएगा परिसरीय तंत्रिका तंत्र, फिर आएगा स्वतः तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इस भाग में मस्तिष्क और सुषुम्ना के बीच में समावेश होता है तथा यह मस्तिष्काणु में से पूर्णतः ढका होता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में इनका दोनों का समावेश होता है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु या फिर सुषुम्ना क्या होता है। इन दोनों का सेम ही नाम होता है, लेकिन ये होता क्या है? तो बता दी जाए, ये मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है।
जो कि शरीर के भीतर से होकर गुजरती है और ये रीढ़ की हड्डी से अंदर से जाती है। क्लियर हो गया? अब सुषुम्ना की बात करें तो इंडा, पिंगला नाड़ियों से मतलब इसकी प्रमुख नाड़ी कौन-सी होती है? इंडा और पिंगला नाड़ियों से मिल होती है। क्लियर हो गया? मतलब पूछ लेते हैं कौन-कौन सी इसमें नाड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर एक खोखला नाल तंत्रिका तंत्र होता है। इसके अंदर दिख रही है ना आपको ये रीढ़ की हड्डी? के अंदर एक खोखला नाल होता है जो कि तंत्रिका तंत्र की तरह दिखाई देता है। क्लियर हो गया? जो कि यह मस्तिष्क से निकलने वाले कोशिकाओं के बीच गुजरती है और मेरुरज्जु के जरिए मस्तिष्क और शरीर के बीच में संचार बनाए रखती है। यानी इसी के थ्रू है मतलब कि माइंड का और पूरी बॉडी का कंट्रोल मतलब संचार को बैलेंस को बनाए रखते हैं। यानी जब ये देखो ना हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल मतलब जुड़ी हुई है और ये हमारी पूरी बॉडी के लिए मतलब कि इसको मतलब बाँटा गया है कि इतना हिस्सा गर्दन के लिए है, इतना हाथ-पैर के लिए, इतना मतलब कि नीचे के पैरों के लिए, इतना पेट के लिए मतलब सबका मतलब बाँटा गया है कि कौन-कौन से क्या-क्या काम करते हैं इसके अंदर। बात कीजिए इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई बार-बार पूछी गई है तो कितनी होती है 45 सेंटीमीटर। यानी ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ की जो लंबाई दिख रही है ना, तो एक वयस्क आदमी के अंदर कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है। फिर मेरुरज्जु के अंदर एक नाल होती है जो कि मस्तिष्क में एक मतलब कि मेरु द्रव से भरी हुई होती है। क्लियर हो गया? यानी इसके अंदर एक नाल होती है जिसमें मेरु द्रव भरा हुआ होता है। और आपको ये दिख रहे हैं ना ये मतलब ये जो छोटे-छोटे डाउट दिख रहे हैं चिंगे-चिंगे से बिल्कुल छोटे-छोटे से ये। इसके अंदर ये 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। यानी पूछ लेते हैं कि कितने जोड़ी होती हैं? तो ये 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ इसके अंदर होती है। क्लियर? यानी इसका मोस्टली काम होता है मस्तिष्क में आने-जाने अवयव का संचार को बनाए रखना। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर ऐसा कि फ्रेंड्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ जैसे कि मैं आपको क्लास करवा रही हूँ साइंस नोट्स की। आपको पता होगा कि जैसे कि कितने अच्छे नोट्स हैं, किस तरीके से मतलब एकदम एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ना, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। जैसा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल स्टैटिक जीके यानी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो कि हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी हम कौन-कौन सी बुक पढ़ें। एक बुक तो होती नहीं है, बुक भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप समझ में नहीं आ रही कि आपको कौन-सा पढ़ना है। चाहे आप फ्रेशर हो मतलब तैयारी कर चुके हैं अपनी तैयारी को जाँचने के लिए, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। इनमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स जैसे कि ना जो जो क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आ जाएँगे। एक आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट कंटेंट है ना, वो सब इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। यानी ये आपको मतलब ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे पढ़कर भी अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? अब ये आपको कहाँ मिलेगी? इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? ये नंबर दे रखे हैं, अगर आप इनकी डेमो क्लास चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है और उसके लिए आपको क्या होगा, इस नंबर पे कॉल करके अपनी डेमो क्लास लेनी होगी क्योंकि एक बार देखिए, कि देखने से तो पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा कंटेंट लिखा गया है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेरे जो मैंने आपको बताए थे ना ये ना पूरे देखो यहाँ से बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से देखनी यहाँ पर आपको फुल दिख गई कि आपको मतलब किस तरह से इसको बांटा गया है। क्लियर हो गया? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। क्लियर? यानी मतलब कि जैसे कि आप समझ समझ पाओगे ना कौन कौन से किस तरीके से इनको बांटा गया है। फिर आता है मेरु तंत्रिका। सबसे पहले ये आता है जो मेरु रज्जु या फिर मेरु तंत्रिकाओं के में से 31 जोड़ों से निकलती हैं। क्लियर? यानी इसको 5 भागों में बांटा गया है। मतलब कि मैंने आपको बोला था ना कि इनको अलग-अलग बाँटा गया है कि कौन-कौन सा भाग क्या-क्या काम करेगा। ये संचार व्यवस्था है, ये थोड़ी ना है कि मतलब कि फिर तो मिक्स हो जाएगा ना कि किसको क्या करना है, पता ही नहीं चलेगा। कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ चोट लग रही है, कहाँ क्या हो रहा है। उसके लिए इसको 5 भागों में बाँटा गया है। फर्स्ट कौन सा जाएगा? ध्रुवा मेरु तंत्रिका। अब इसमें क्या होता है, इसके 8 जोड़े होते हैं। फर्स्ट C1 से लेके C8 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके 8 जोड़े हो जाएँगे। क्योंकि गर्दन का मतलब कि गर्दन और कंधों का भाल को संभालेंगे। यानी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कंधों पे कुछ मतलब इन सब का जो भार होगा ना, उन संभालने का काम इनका होगा। ठीक? फिर आता है वक्षीय मेरु तंत्रिकाएँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें 12 जोड़े होते हैं, जो कि T1 से लेके T12 तक होते हैं। यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक होते हैं। जो कि मतलब एक तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम यही करते हैं। ये बात कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब कि हाथ पे आ सकते हैं, पैर भी आ सकते हैं, तो मतलब कि
जैसे निचला भाग वैसे मतलब जो भी मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम यही करते हैं। क्लियर हो गया? कि कटी मेरु तंत्रिकाएं। अब इसमें क्या होता है, इसके 5 जोड़े होते हैं जो कि L1 से लेके L5 तक होते हैं। फिर आता है त्रिक मेरु तंत्रिकाएं। इसके अंदर 5 जोड़े होते हैं जो कि S1 से लेके S5 तक के 5 जोड़े के अंदर इसको बांटा गया है। यानी पूरी बॉडी की जो जो तंत्रिकाएं होती है ना, जोड़े होती हैं, यानी पूरी बॉडी इसी इन जोड़ों के ऊपर ही बनी हुई होती है। जैसे कि 8 मतलब कि ग्रीवा तंत्रिकाएं होगी, 12 वक्सीय तंत्रिकाएं हो गई, 5 जोड़ी काठ तंत्रिकाएं होगी, 5 जोड़ी त्रिकाश तंत्रिकाएं होगी, और एक जोड़ी वो हो जाएगी अनुमस्तिक तंत्रिकाएं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी के नसें जो मनुष्य की परिधीय मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्सा होती है। इसके अंदर 31 जोड़ी तंत्रिका इसके अंदर होती हैं। अब इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी की नसें रीढ़ की हड्डी व शरीर के बीच में संचार के पैनल होते ना, कहते हैं कि संचार का जो काम करती है वो सब यही करती हैं। नहीं, प्रत्येक नस रीढ़ की हड्डी से मतलब कि पूरी बॉडी के अलग अलग हिस्से के लिए काम करती हैं। क्लियर हो गया? अब आता है अनुत्तरिक मेरु तंत्रिका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स ये एक ही होती है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है तो उसके बारे में बताती हूँ। इसका एक ही जोड़ा होता है जो कि C1 होता है। बताओ ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सभी मेरुज तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली होती हैं। विभिन्न कार्य मतलब विभिन्न तरीके के कार्य होते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे कि सब देखा, आपको उदाहरण दिया गया है, अगर आपको अपनी उंगली को हिलाना है तो C8 से मतलब कि एक मैसेज जाएगा माइंड तक, हमें उंगली को हिलाना है। फिर माइंड उंगली तक वो मैसेज को भेजेगा कि आप उंगली को हिलाओ, तब जाके हमारी उंगली हिल पाती है। यानी समझ सकते हैं कितना फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, मैसेज जा रहा है, पहले सोचा है फिर जा रहा है और फिर तुरंत मतलब कि रिएक्शन भी हो रहा है, तब जाके हम उंगली को हिला पा रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी अब आपको समझ में आ गया कि मेद रज्जु किस तरीके से कार्य करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये लाइन है, यानी ये 4 लाइन इसके ऊपर ही डिपेंड की गई है। यदि तंत्रिका तंत्र या मेरु रज्जु टूट जाता है, यानी जो मेरु रज्जु होता है, रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो चाहकर भी हम अपनी उंगली को नहीं हिला पाते। यानी आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये टूट गई तो हम चाहकर भी अपनी उंगली को नहीं हिला पाएंगे। क्यों नहीं हिला पाएंगे? अगर तंत्रिका तंत्र कार्य ही नहीं करेगा तो कोई सिग्नल जाएगा ही नहीं। अगर सिग्नल ही नहीं जाएगा तो उंगलियों के अंदर सूनापन आ जाएगा, यानी उसमें ताप, जलना, कटना, पिटना, यानी किसी तरह से कुछ महसूस ही नहीं होगा। जैसे आपने काफी लोग देखे होंगे ना जिनकी रीढ़ की रीढ़ टूट चुकी है, वो एक तरह से अपंग हो जाते हैं। यानी उनको जो नीचे का मतलब कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है, उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि उनका मतलब हिस्सा है भी या नहीं है। तो अब आप समझ चुके होंगे जो मेड रज्जु होता है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसका टूट जाए तो इंसान की मतलब कि पूरी लाइफ बिस्तर पे ही कटेगी, क्योंकि वो ना हिल सकता, ना डुल सकता, ना अपनी बॉडी का मतलब कंट्रोल ही खो देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि नीचे वाले हिस्से मतलब सोच माइंड अच्छे से काम करता है, लेकिन वो टूट चुकी है ना, तो मतलब कि ये नसें होती हैं जो मैंने आपको बताया ना, 31 इसकी तंत्रिकाएं होती है, इनका मतलब कि संचार ही टूट चुका है, यानी मतलब कि नेटवर्क ही टूट चुका है। कॉल कैसे होगी? क्योंकि जो अपन कॉल तभी कर पाते हैं जब नेटवर्क होता है। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो अपने चाहे फ़ोन में रिचार्ज फुल हो, बैटरी फुल हो, लेकिन हम कॉल वॉल नहीं कर पाते, यानी कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए मतलब कि मेरे रज्जु का संचार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर संचार होगा तभी कोई सिग्नल जाएगा, यानी आवेग जाएगा, तभी तुरंत मतलब कि उसकी रिएक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर अब आता है तंत्रिका प्लेक्स। ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाले जो मेरुज तंत्रिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर 4 शाखाओं का निर्माण करता है, जिनको तंत्रिका प्लेक्स कहा जाता है। यानी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाले मेरुज तंत्रिकाओं को 4 शाखाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? ये 4 शाखाओं के बीच में इसको निर्माण करेंगी, तब जाके इनका मतलब कि इनके 4 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट हो जाएगा ग्रीवा प्लेक्स, क्लियर? सेकंड हो जाएगा बैक्रियल प्लेक्स, थर्ड हो जाएगा कटिया लैम्बर प्लेक्स, फोर्थ होगा त्रिकल या फिर स्क्रेल प्लेक्स। क्लियर हो गया? सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रीवा प्लेक्स क्या होता है। ये गर्दन और कंधे का कौन कंट्रोल करती है? मैंने आपको बताया था ना कि इसको मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी सबका अलग अलग पार्ट होता है, किसको क्या करना है। क्या ग्रीवा प्लेक्स के अंदर गर्दन और कंधे को नियंत्रण करने का काम होता है, यानी गर्दन को हिलाना है, डुलाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, मोड़ना है, मतलब किसी तरीके से अगर हम गर्दन और कंधों का यूज करते हैं ना, वो ग्रीवा प्लेक्स के अंदर ही आ जाता है। सेकंड आएगा
बैक्टीरियल प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर हाथ और पीठ का ऊपरी हिस्सा का कंट्रोल होता है। क्लियर? यानी अपने हाथों को हिलाना, लिखना है, पढ़ना है, मतलब कि क्या करना है हाथों से, पीठ से, तो उसका जो कंट्रोल होगा वो बैक्टीरियल प्लेक्स के अंदर होगा। अब आता है कटी या फिर लैम्बर प्लेक्स में उदर और पैरों की मांसपेशियों का कंट्रोल होता है, यानी जो पैरों की जो मांसपेशियां होती है ना, उसका और उधर वाले हिस्से का इसमें कंट्रोल होता है। जैसे आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये वाली, जैसे ये ग्रीन दिख रही है, ये वाली। अब आता है त्रिकेफेस स्केल, ये तो पैरों का कंट्रोल करती है। अब ये क्या करती है फ्रेंड्स, अब इसमें ये होता है कि अपन चल रहे हैं, मतलब चलना है, दौड़ना है, मतलब किस तरह से ये कार्य करेगी। यानी आप देख लो पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यानी अब तो ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी कि कौन सा हिस्सा गर्दन और कंधों को संभालता है, कौन सा हिस्सा हाथ और पीठ को संभालेगा, कौन सा हिस्सा उधर या पैरों की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, यानी कौन सा हिस्सा पैरों के कंट्रोल करता है। यानी अगर ये टूटती भी है ना तो बाई चांस ये यहीं से टूटती है। जो सेकंड होता है ना बैक्टीरियल जो फ्लेक्स होता है, इस यहाँ से टूटने के बाद ऊपर का तो सब हिस्सा सबको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से टूट जाने के बाद यहाँ के नीचे वाले हिस्से पे सब कुछ मतलब कि हो जाता है सुन, यानी इतना कनेक्शन टूट जाता है। ऊपर ऊपर हिस्से में कनेक्शन भी होता है, संचार भी होता है, लेकिन नीचे का संचार मतलब कि नीचे का कंट्रोल खो जाता है। क्लियर हुआ? अब आता है नाड़ी या फिर योग। आप खुद सोचिए, आप आपके लिए से आप नाड़ी को नहीं समझ पा रहे कि नाड़ी क्या होता है, लेकिन योग के बारे में तो आप जानते हैं कि योग क्या होता है। यानी नाड़ी का वह मार्ग होता है जिससे होकर शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी जब भी आप योग करते हैं सुबह सुबह उठ के, या सुबह शाम कभी भी आप करते हो, जिससे आपके बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। यानी योग को ऐसा माना जाता है पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए। योग को मतलब अब से ही नहीं, बहुत टाइम पहले से ही, मतलब एक मतलब स्वस्थ शरीर के लिए योग को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके अंदर मतलब कि इसके मतलब कि काफी ग्रंथ लिखे गए हैं। यानी नाड़ी चक्र मतलब पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है, इस योग भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? यानी एक मतलब कि होता है ना कि इंसान के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब मुख्य कौन कौन सी होती हैं? दाई बाइनी और मध्य यानी, इंडा पिंगला और सुषुम्ना। ये मतलब ये तीनों होती हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर हो गया? आपको यहाँ पे देखो नाम दिया भी गया है, यानी बार बार मतलब तीनों का तो उल्लेख बार बार हुआ है। कौन सी? इंडा पिंगला और सुषुम्ना, यानी ये तीनों होती हैं, इनका बार बार इनका उल्लेख मिला, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं का रोल के अंदर किया गया है। अब योग के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि योग होता क्या है। योग एक आदम है, मतलब कि मतलब एक अनुशासन से करने वाला होता है, जिससे तन मन शन मतलब तन को मन को दोनों को ही शांति प्रदान होती है। यानी एक मतलब कि कहते कहते ना अपने मतलब अपने आप की अपनी खुशी के लिए, अपने और अपने शरीर के लिए अपन योग करते हैं। क्लियर हो गया? यानी योग की परंपरा की बात की जाए, हजारों साल पहले से ये भारत के अंदर मौजूद थी। और योग के बारे में मतलब कि भारत में कम से कम 26,000 साल पहले से मतलब कि देन है, तब से लोग योग को कर रहे हैं। यानी अब की बात नहीं है, 26,000 साल पहले से ये तब से योग को किया जाता है। क्लियर हो गया? और बात की जाए जो थे महर्षि पतंजलि हैं, उनको योग का जनक भी माना जाता है। अभी पूछ भी लेते हैं कि योग के जनक कौन है, तो महर्षि पतंजलि थे जो कि योग के जनक थे। आपने पतंजलि के नाम से जानते हैं ना कि बाबा रामदेव है, वो महर्षि पतंजलि से ही इनको योग स्टार्ट किया गया है। क्लियर हो गया? यानी योग की बात की जाए तो पहले जैसे जो शिव जी थे पहले योगी थे, फिर आदि योगी माना जाता है। यानी योग को एक मतलब कि अलग लेवल पे इनको बताया गया है कि योग हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। यानी मतलब कि मन के लिए मतलब कि हमारे दिमाग को शांत करने के लिए, मतलब कि जैसे ना क्या कहते हैं ना, जैसे कि मानसिक रोगों को दूर रखने के लिए, मतलब कि शरीर को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए, मोटापा ना आए, मतलब हर तरीके से ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना गया है। यानी रीढ़ की हड्डी के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारा जो शरीर होता है तो हम जितना घुमाएंगे, जितना तरह से इसका यूज लेंगे, ये उतना ही निखरेगा। के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर हो गया, यानी हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसके अंदर तीन तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, तो उन सब पे कंट्रोल करने के लिए योग एक बहुत जरूरी होता है। अब आता है पक्षाघात। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताती हूँ। पक्षाघात से समझ लकवा, एक ऐसी ये लकवा वाली होती है, जिससे आपने सुना होगा ना, काफी लोगों को लकवा मारनी
मतलब कि उनकी बॉडी का कंट्रोल खो जाता है, यानी हाफ हिस्सा उनकी बॉडी का मतलब कि एक ही में जैसे जैसे कि लकवा लग नहीं हो जाता है, वो हो जाता है। जैसे कि जब उनके शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिनको वो हिला नहीं पाते हैं, यानी वो स्थिर हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं लकवा लागना। इसमें क्या होता है, एक से अधिक मांसपेशी समूह का मांसपेशियां कार्य करने लगने से पूर्ण तरह से असमर्थ हो जाती हैं। यानी उसकी एक से अधिक मांसपेशियां होती हैं, उसका समूह होता है, कुछ भी कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है। यानी लकवे के प्रभावित क्षेत्र में संवेदन शक्ति समाप्त हो जाती है और उस भाग में चलना फिरना घूमना असंभव हो जाता है, यानी दुर्लभता अधिक हो जाती है, यानी एक तरह से सूनापन आ जाता है। इस सूनापन रीढ़ की हड्डी टूटने से नहीं आता, ये मतलब एक तरह से अलग बीमारी की तरह से आता है। जैसे कि काफी लोग होते हैं कि किसी के हाथ पे लगवा आ जाता है, किसी के फेस पे आ जाता है, यानी किसी किसी के तो आधे फेस पे आ जाता है। एक आंख तो अच्छे से काम करेगी, दूसरी आंख काम नहीं कर पाएगी, यानी आधा होठ काम करेगा, आधा होठ काम करेगा, एक हाथ अच्छा रहेगा, दूसरा हाथ मतलब लगवा लग जाना, यानी इस प्रकार से होते हैं। यानी ये चेहरों में भी होता है, पैर में भी होता है, हाथों में भी होता है, यानी कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर ये हो सकता है। यानी ये मतलब कि ये परमानेंट नहीं होता है, यानी कुछ टाइम का होता है पर होता है। ये बात भी नहीं कि सबको होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की वजह से ही होता है। मैं ये बताना चाह रही हूँ आप। क्लियर हो गया? यानी किसी मतलब कि हार्मोन चेंज हो गए, मतलब उत्तक कोण प्रॉब्लम होगी, यानी किसी ना किसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा कुछ होता रहता है। अब पढ़ेंगे पोलियोमाइलिटिस। आप इसको ही समझ सकते हैं पोलियो, कि पोलियो क्या होता है। यानी पोलियो के बारे में आपको पता होगा कि पोलियो क्या होता है फ्रेंड्स। पोलियो होता है एक संक्रामक बीमारी होती है जो कि पोलियो वायरस से होती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे लिए पोलियो कितना जरूरी होता है, यानी 5 साल तक के बच्चों के लिए तो पोलियो इतना जरूरी होता है। उनके मतलब कि कम उम्र के बच्चों को ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, और उन बच्चों में ये बहुत जल्दी हो जाती है। क्लियर हो गया? यानी एक विषाणु जनित रोग हो या संक्रामक रोग होता है, जो आमतौर से एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक मतलब फैलने वाला रोग होता है, यानी खाने के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से ये फैलने वाला रोग है। इनको इसको मतलब कि बाल स्तंभ या फिर बाल पश्चात, यानी बच्चों में होने वाला ये बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा रोग है जो कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फैलता है। कि आप सभी को पता होगा कि पोलियो किन किन बच्चों को लगता है, मतलब कि जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो लगता रहता है। क्यों लगता है? ताकि उन मतलब कि अपंगता ना आए। जैसे कि एक घातक बीमारी होती है जिससे लोगों को मतलब बच्चों को बचाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बचेंगे तभी तो हमारा फ्यूचर सेफ होगा। तो मतलब कि जैसे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मतलब इस तरह से लोगों को होता है। और इस रोग से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी इतना मतलब कि इतना खतरनाक वायरस होता है इसके अंदर, इसकी वजह से बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में इसके जो लक्षण होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब बढ़ने लगता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। इसी की बात की जाए तो ये मतलब यह एक उग्र स्वरूप बच्चों में होने वाला रोग होता है, जिसके अंदर जो कि मेरे मतलब कि हमारे रीढ़ की हड्डी तक मतलब कि अंदर घुसकर उसके मतलब कि धीरे धीरे हमारे पूरी बॉडी का जो संचार सिस्टम इसको मतलब कि छीन कर देता है। और पोलियो मतलब की बात की जाए तो पोलियो मतलब की रीढ़ की हड्डी बात की जाए मस्तिष्क के लिए यानी दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। रीढ़ की हड्डी के बारे में बात की जाए तो अगर रीढ़ की हड्डी से संचार ही खो जाएगा तो बच्चों वैसे ही मतलब उनकी हालत खराब हो जाएगी। और पोलियो के बारे में बताऊं, एक ऐसा वायरस होता है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ही प्रभावित करता है। यानी आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे माइंड और हमारे रीढ़ की हड्डी को ही मतलब कि प्रभावित कर देगा। तो इंसान का मतलब कि उसका विकास कैसे होगा, किसी बच्चे का विकास के लिए रीढ़ की हड्डी और माइंड ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर इनको ही प्रभावित कर देगा तो उसका मतलब उसकी ग्रोथ किस प्रकार से होगी। यानी पोलियो में लकवा भी लग जाता है जैसे कि बात की जाए, और यहाँ तक कि लोगों मतलब बच्चों की मौत का कारण बन जाता है। और पोलियो एक बहुत ही खतरनाक होता है जिसका मतलब कि ना न्यूयॉर्क के अंदर तो बिना टीकाकरण के मतलब कि पोलियो की पूरी जानकारी नहीं रखे थे, तो वहां से इसके बारे में मतलब कि पहले पता चला था पोलियो क्या होता है क्या नहीं होता है। पोलियो की खोज के बारे में बताऊं तो पोलियो की खोज किसने की थी? वियना के चिकित्सक थे कार्ल लैंडस्टेनर एनर पोपर ने, जिन्होंने 1908 के अंदर इसकी खोज की थी। पोलियो एक वायरस है, इससे होने वाला एक रोग माना जाता है। यानी इसके बारे में बताया था कि पोलियो एक ऐसा वायरस है, इससे एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। तब जाके लोगों ने इस बात को माना था जिसकी पोलियो की वैक्सीन तैयार की गई, और यह बच्चों मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसे लकवा लग जाता था, उनकी डेथ भी हो सकती थी।
और मतलब कि उनमें विकलांगता भी आ सकती थी, यानी बच्चों का मतलब कि एक तरह से कहते हैं कुपोषित बच्चे भी हो जाते थे। तो उसके लिए एक मतलब से दूर करने के लिए पोलियो वैक्सीन को स्टार्ट किया गया था। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे मेरुदंड। मेरुदंड होता क्या है? तो फ्रेंड्स आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि मेरुदंड क्या होता है? पीठ की हड्डियों का समूह होता है जो कि रीढ़ की हड्डी से भी कहा जाता है। यानी पीठ की हड्डियों का समूह होता है जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से से शुरू होकर गुदा के पास तक जाता है। इसको मेरुदंड के सिरुका स्तंभ भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी कैसे होता है? बाहर से मेरुदंड का दृश्य मेरुदंड विभिन्न भाग से होता है जो कि रीढ़ की हड्डी के कोई मेरुदंड कहा जाता है जिसके 33 खंड होते हैं। यानी इसके जो खंड दिखाई दे रहे हैं वो छोटे छोटे खंड होते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 33 खंड होते हैं। और मेरुदंड के अंदर मेरुनाल होती है जिसमें मेरु रज्जु सुरक्षित होता है। यानी मेरुनाल के अंदर ही मेरु रज्जु को सेफ रखा जाता है। क्लियर हो गया? मेरुदंड शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार होता है और मेरुदंड की वजह से हम आगे की ओर झुक पाते हैं, आगे हम पीछे की ओर नहीं झुक पाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे हमारा मतलब नहीं हो पाता, लेकिन हम आगे की ओर जो झुकते हैं वो मेरुदंड की वजह से ही झुक पाते हैं। यानी मेरुदंड को ब्रह्मांड के लिए व्यक्ति को एक दूरी भी माना जाता है। और मेरु शब्द का मतलब होता है शिखर या फिर पर्वत। दंड शब्द का मतलब होता है छड़ी या फिर कर्मचारी। अब एक बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरु का मतलब क्या होता है। मेरु का मतलब हो जाएगा शिखर या फिर पर्वत और दंड का मतलब हो जाएगा छड़ी या फिर कर्मचारी। जिन जीवों में मेरुदंड होता है उनमें कशेरुक जीव भी कहा जाता है। और कशेरुक जीव कौन कौन से होते हैं? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी या फिर स्तनधारी। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे गर्दन। गर्दन के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, आपको अच्छे से पता होता है। गर्दन सिर को धड़ से जोड़ती है। गर्दन शरीर का वह हिस्सा होती है जो कि मानव व अन्य रीढ़ वाले जीवों को शरीर से और धड़ को जोड़ती है। यानी जो गर्दन होती है वो सभी जीवों मतलब सेम ही होती है जो कि उनके धड़ को जोड़ने का काम करती है। और बात की जाए लैटिन भाषा में गर्दन संबंधी चीजों को सर्विकल शब्द से इस्तेमाल किया गया है। नहीं, लैटिन से मतलब कि इसको सर्वेटिस का नाम दिया गया। काफी बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। गर्दन के बारे में बता दिया कि धड़ से जोड़ने वाला वह हिस्सा होता है जिसकी वजह से हमारा जो होता है ना सर होता है उसको मतलब कि सहारा देने का काम कौन करता है? तो हमारी गर्दन ही करती है। क्लियर हो गई? मस्तिष्क के मतलब साथ ही मतलब कि कहते हैं काफी ना कि गर्दन कई हड्डियां होती है, जो मांसपेशियां होती है, लिंगामेट तंत्रिकाएं होती है, उन सब की बदौलत हमारी गर्दन काम करती है। और गर्दन की बात की जाए तो हमारे सांस लेने के लिए, पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी गर्दन तो जरूरी जरूरी है ही है। जैसे कि गर्दन के अंदर थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि भी होती हैं। आप सभी को पता होगा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? हमारी गर्दन के अंदर ही होती है। और गर्दन के अंदर काफी मांसपेशियां होती हैं जो हमें सर घुमाने, इधर उधर करने यानी फैलाने में मदद करती है। यानी हम आंखें बंद कर रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, सबका इसमें हमारा गर्दन का भी कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा ना। क्लियर हुआ? आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स पाचन एवं श्वसन। यानी किस तरह से हम पाचन करते हैं और श्वसन किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट बताया था, लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पाचन किस प्रकार से होता है। यानी मुंह से लेकर यानी मतलब कि किस तरह से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस तक आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? प्लीज अपना फीडबैक दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।